नमस्कार। आज मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब। भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी-कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कबूतर या बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने इबारत देखी, अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में था। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ लगता था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरी उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिला तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर सवार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे थे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका मेरे पास केवल एक ही जवाब था, मौन। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके अलावा और कोई इलाज न था। स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करें। इसी तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, एक हर्फ ना आएगा तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा नत्थु खैरा सभी अंग्रेजों के समान विद्वान ना हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर की बात है। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम या तो खेलकूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद क्यों करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया था, अब लताड़ कौन सही? भाई साहब उपदेश देने की कला में पूर्णतः निपुण थे। ऐसी ऐसी बातें लग कहते कि ऐसे ऐसे सूक्ति बाण चलाते कि मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इसी तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते से बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से तो मुझे चक्कर आ जाता था। 2-3 घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, और मैं इरादा करता, आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए, कोई स्कीम तैयार किए, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेलकूद की मत बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना,
6 बजे हाथ मुंह धोकर नाश्ता करना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से साढ़े 9 इतिहास, फिर भोजन, स्कूल, साढ़े 3 बजे स्कूल से वापस लौटकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, साढ़े 6 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन, फिर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना बिल्कुल दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली हवा, वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझ अज्ञात और अनिवार्य रूप से मुझे खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंखें फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती। और फिर भाई साहब की नसीहत और फजीहत का सामना। मैं उनके साय से भी भागता था, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन से फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर पाता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया। दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। अब की वो घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मजे से खेलता था और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही बेकार जान पड़ा। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान जरूर हो गया था और मेरा आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का ये रोब मुझ पर न रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने मुझे फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन से तीर मार लिए? मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से ये हिकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं है। और भाई साहब ने इसे भाप भी लिया था। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और देखते ही मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ, इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों को नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा तुमने। उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है। असली चीज होती है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड में उसका नामो निशान मिट गया। कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला न बचा। आदमी जो चाहे कुकर्म करे, पर अभिमान न करे, इतराए ना। अभिमान किया और दीन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा तुमने। उसे ये अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बड़ा सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। चाहे शाहिरुम ने भी एक बार अहंकार किया था। भीख मांग मांग के मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके बेटम। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए। अंधे के हाथ में बटेर लग गई है। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्ली डंडे से भी अंधा चोट निशाना पड़ता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी थोड़ी ही हो जाता है। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री की लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 8 हेनरी हो गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में,
क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वीं की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को अपने नाम भी न जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयम, चहारम, पंचम लगाते रहते थे। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा ही बना। आबा जा की जगह आजा ब लिखा, सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुतमईनों से नहीं पूछता कि आखिर आबा जा और आजा ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून खून करते हो? दाल भात या रोटी भात या दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? कुछ भी खा लो। मगर इन परीक्षकों को क्या, जो पुस्तक में लिखा है वही रटें बस। इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पार की बातों को रटने से क्या फायदा? इस रेखा पर ये लंबा गिरा, वो ओधा गिरा, वो दूना गिरा। पूछिए भला, इससे क्या प्रयोजन होगा? दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही, मेरी भला से। परीक्षा में पास ही तो होना है। ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। कह दिया है, समय की पाबंदी पर निबंध लिखो और 4 पन्नों से कम ना हो। जब आप कापी खोले, कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है? बताओ, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है और दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें? बताओ, एक वाक्य में जो बात कह सकते हैं उसे 4 पन्नों में लिखने की क्या जरूरत है? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ, हिमाकत। यह तो समय की किफायत नहीं, बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले। मगर नहीं, आपको 4 ही पन्ने रंगने पड़ेंगे। चाहे तो जैसे मर्जी भी लिखिए, और वो भी फुल स्केप के आकार के पन्ने पर। ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? अनर्थ तो ये है कि और ये भी कहा जाता है कि संक्षेप में लिखो। बताओ, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में भी तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो शायद 200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए, धीरे भी दौड़िए। उल्टी बात नहीं है क्या? बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और तब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। इसी दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है, और जो कुछ कहता हूँ उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएं। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया, और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया, और भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणों तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर उधर, 4 बजे भोर से इधर उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मगर फिर भी बेचारे फेल हो गए। मुझे तो उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े। मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख ना होता। लेकिन विधि की बात कौन टाले? मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया। मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे? लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। उस वक्त मुझे अप्रिय लगता है, पर अवश्य, लेकिन शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब की भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी।
मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं। मेरी तकदीर बलवान है, इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वो भी बंद हो गया। मुझे कनकोवे उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकोवे उड़ाता। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी, सब समस्याएं गुप्त रूप से हल होती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर मैं कनकौवा लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा हो। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विकृत मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो और बालकों की एक पूरी सेना और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़े जा रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहां सब कुछ समतल है, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ ढेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका कुछ लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गई हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास कर नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलचियों को जानता हूँ जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े-बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का, जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले? तुम अपने दिल में समझते होगे, मैं भाई साहब से महज़ एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ, चाहे आज ही आ जाओ और प्रेक्षकों का यही हाल रहा, तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल के बाद तुम उससे आगे भी निकल जाओ, लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, तुम उसे खत्म नहीं कर सकते, उसे खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है और तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एमए, डीफिल, डीलिट क्यों ना हो जाओ। समझे? समझ किताब पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं छठी जमात के आगे ना गए होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और वो रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये बात चाहे मालूम ना हो, लेकिन हजारों बातें ऐसी हैं जिनका ज्ञान हमें तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे, घबराए ना, बदहवास ना हो। पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम पर खर्च कर रहे हैं, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं? और यहाँ के एमए नहीं, ऑक्सफोर्ड के एमए हैं। 1000 रुपए पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री तो बेकार हो गई। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से माताजी आई हैं, उनका प्रबंधन उन्होंने हाथ में लिया है, तो घर में जैसे लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान, ये गरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया।
आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ मुझे और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता। मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य तो भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप अपने विचार मेरे साथ ज़रूर साझा करें। अगली ऑडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।